अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हमने पिछले लेक्चर में कुछ मेथड्स के बारे में पढ़ा था यानी इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद एनिहिलेटर ऑपरेटर के बारे में इस तरह से हमने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े थे। इसमें ये वाले लेक्चर में आज हम बेसिकली इन डिटेल पढ़ेंगे सारा कि बेसिकली कि एक मेथड है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो वो क्या होता है और वो हम कब यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हम वो देखते हैं आज और उसके लिहाज से चीज़ों को देखते हैं कि किसी को उसके एग्जांपल्स देखते हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, दिस मेथड इज़ मोर जनरल मेथड टू सॉल्व नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी बेसिकली आप इसे सॉल्व करते हैं लीन जो कि नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हों। अब उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स भी मौजूद है जो आपने पहले पढ़ रखा है। तो जो मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स है, ये जहाँ पे कुछ यानी वो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको ओबे करना पड़ती हैं। जैसे आप देखें कि मेथड जो है इस जैसे मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट है वो उसमें लिमिटेशंस होती हैं। अब देखें यहाँ पे दिस मेथड इज़ नॉट लिमिटेड टू इनपुट फंक्शन दैट आर कॉम्बिनेशन ऑफ 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। बिकॉज हम अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट में ये 4 टाइप्स लेते हैं और इन्हीं को हम डिस्कस करते हैं और इन्हीं के बारे में सोल्यूशन को हमने डिस्कस किया और उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ये वाला जो मेथड है इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसमें आप मोर जनरल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें कि इट इज़ आल्सो एप्लीकेबल फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट्स हैं, उन पे भी अप्लाई हो सकता है। हाँ, इसमें ये कंडीशन है कि उनका पर्टिकुलर इंटीग्रल तभी पॉसिबल होगा अगर उसकी जो एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन है उस वो सॉल्व हो सकती हुई है। इट मीन्स यानी particular integral is only possible if the associated homogeneous equations can be solved। तो अगर वो सॉल्व हो सकती है तो फिर वो associated homogeneous फिर हम उसका particular integral पॉसिबल होगा। अब इसमें हम पहले फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन की बात करेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम हायर ऑर्डर इक्वेशन की बात करेंगे कि उस पर हम मेथड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, द पर्टिकुलर सोल्यूशन या वाई पी जिसको हम कहते हैं और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, उसको हम इस तरह से डिफाइन फॉर वाई पी इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रल पी डी एक्स डॉट इंटीग्रल e रेज़ टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स डॉट एफ एक्स डी एक्स। अब देखेंगे दिस फार्मूला कैन आल्सो बी डिराइव्ड बाय अनदर मेथड नोन एज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसका बेसिक प्रोसीजर क्या है कि वो सेम ही होगा जैसे हमने ऑलरेडी जब हमने सेकंड सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट किया था कि अगर आपके पास y1 की फॉर्म में ये वाला सोल्यूशन मौजूद हो तो हम इसका जनरल सोल्यूशन इस फॉर्म में लिखते थे ना। अगर आपके पास y1 ये वाला मौजूद है तो जनरल सोल्यूशन आपके पास ये आ जाता था। अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में क्या है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में हम जो जनरल सोल्यूशन, अगर फर्स्ट सोल्यूशन मौजूद है तो हम एक u1 ऑफ x बेसिकली सपोज करते हैं। तो उसको हम और साथ अटैच करके हम कहते हैं कि दैट इज़ द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखें कि इसमें हमने क्या किया कि c1 को रिप्लेस कर दिया u1x से। तो बेसिकली हम अगर ये वाली इक्वेशन का सोल्यूशन है ना, तो अगर हम इससे y p फाइंड आउट करना चाहें तो इसमें अगर हम y1 पुट करेंगे तो ऑफ कोर्स उसमें जो y1 जो कि ऑलरेडी सोल्यूशन है इक्वेशन का, तो y1 वाली टर्म तो जारी से बात है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो दैट विल अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद आ जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी और ये आपके पास सेपरेबल वाली फॉर्म आ गई। अब चूंकि सेपरेबल वाली फॉर्म आ गई तो इसमें क्या है कि आप देखें कि इसको आप इजीली यानी एक वेरिएबल एक साइड पे दूसरा दूसरी साइड पे करके इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन के बाद आपके पास वाई पी या पर्टिकुलर सोल्यूशन की वैल्यू आ गई तो वो इस फॉर्म में आ जाती है। तो अब इसको हम सेकंड ऑर्डर के लिए अगर हम देखें तो सेकंड ऑर्डर में भी यानी अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है
तो उसके लिए उसमें हम मेथड किस तरह से अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह से इक्वेशन आपको गिवन है, तो इसमें आपने क्या करना है कि जिसमें डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है जिस टर्म में, वो वाली टर्म के साथ कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, तो उस कोएफिशिएंट को 1 करें, और या लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके साथ कोएफिशिएंट कोई टर्म आ रही है तो उस पर सारी टर्म को डिवाइड कर दें इक्वेशन को, तो यहाँ से आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो वाई डैश के साथ वैल्यू होगी उसको आप पी ऑफ एक्स का नाम देंगे, वाई के साथ जो वैल्यू होगी उसको क्यू ऑफ एक्स का नाम देंगे, और राइट साइड पे जो वैल्यू होगी दैट इज़ एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स हम यूज़ करेंगे बेसिकली सोल्यूशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, दैट्स देयरफॉर हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना लास्ट में। अब देखें कि ये अगर आपके पास ये थी, इसके ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब देखें कि राइट साइड पे यहाँ पे नॉन ज़ीरो कोई फंक्शन है। अब इसको इसकी जो एसोसिएटेड हो ये नॉन ज़ीरो है तो इसमें नॉन होमोजेनियस है, तो नॉन होमोजेनियस है तो इसको हम एसोसिएटेड इसकी होमोजेनियस इक्वेशन बना लेंगे। इसकी ये एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन आ गई। इस एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन को अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड आउट करें, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस फॉर्म में आ गया, सो दैट के y1 और y2 बेसिकली सॉल्यूशंस हैं, तो y1 पुट करने से भी वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, y2 पुट करने से भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो फिर उसका आप इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। फॉर फाइंडिंग अ पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन yp, वो replace the parameter c1 and c2 in the complementary function with the unknown variable u1x and u2fx so that the assumed particular integral is, यानी इसमें जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में c1 और c2 था इसको आप रिप्लेस कर लेंगे u1 ऑफ x और u2 ऑफ x से, तो आपके पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल इस फॉर्म में आ जाएगा u1 ऑफ x y1 ऑफ x और u2 ऑफ x y2 ऑफ x, ये दोनों आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। Since we seek to determine the two unknown functions u1 and u2, हम उनको डिटर्मिन करना चाह रहे हैं, वो नीड टू इक्वेशंस। हमें ज़ाहिर सी बात है दो अननोन्स हैं, तो कम अज़ कम हमें दो इक्वेशंस चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। तो इस वन ऑफ दीज टू इक्वेशंस रिजल्ट फ्रॉम द substituting the assumed yp in the given differential equation, we impose the other equation to, यानी अगर आप जो आपने सपोज किया है उसमें अगर आप वैल्यू पुट कर ले, yp की जो सपोज्ड वैल्यू अगर आप वो पुट कर लें तो उससे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव वाले भी आप वैल्यू फाइंड आउट करें और वो पुट करें ओरिजिनल इक्वेशन में, वहाँ से आपके पास उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आप देखें ये सारा इसमें सब्सटीट्यूशन की है, उसके बाद ये आपने रिलेशन यूज़ की है, तो आपके पास u1 और u2 बेसिकली ऐसे इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर आपने क्रैमर इनको सॉल्व करने के लिए क्रैमर रूल अप्लाई किया। क्रैमर रूल अप्लाई किया तो उससे आपके पास u1 डैश की वैल्यू आ गई w1 ओवर w और u2 डैश की वैल्यू आ गई w2 ओवर w। अब इसमें आप देखें कि w बेसिकली क्या है। w आप देखें कि रॉन्क्सियन हम फाइंड आउट किया कर रहे हैं। अब w1 और w2 तो वो सिंपल रॉन्क्सियन हो जाएगा जो आपके पास सॉल्यूशंस गिवन है उस लिहाज से, लेकिन w1 और w2 क्या है। w1 और w2 जो आपने f ऑफ x की वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं ना, तो वो उसको यूज़ करते हुए हम w1 और w2 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको फिर फर्दर अननोन फंक्शन, बेसिकली तो हमें अननोन फंक्शन u1 और u2 चाहिए ना। आप देखें ये w की वैल्यू तो सिंपल वही आ गई ना, जो हम दो डिफरेंट सॉल्यूशन हैं उनका रॉन्क्सियन फाइंड आउट करते हैं। अब w1 की वैल्यू कैसे आएगी, इसमें देखें कि y2 दूसरा सॉल्यूशन है, तो जो आपके पास फर्स्ट कॉलम है y1 वाला उसमें फर्स्ट में 0 ले लें और सेकंड रो में एफ ऑफ एक्स जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से डिटरमिन किया होगा वो पुट कर देंगे। इसी तरह से जब w2 फाइंड आउट करेंगे तो जो कॉलम 2 है यानी जो सॉल्यूशन 2 वाली जगह है वहाँ पे 0 और एफ ऑफ एक्स पुट कर दें। तो इस तरह से रॉन्क्सन फाइंड आउट कर लेंगे और रॉन्क्सन से डिटरमिन कर लेंगे, फिर आप वो यू आईज की यू कैन से वैल्यूज़ आप डिटरमिन कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखें चूँकि y1 और y2 अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर मीन्स से कि आपके पास ये रिलेशन होल्ड करेगा। तो आपके पास जो
आपने u1 डैश और u2 डैश की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, उनको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम इसको अगेन समराइज़ करते हैं मेथड को इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स। तो ये तो एक जनरल सा एक स्केच था ना, अब इसको हम थोड़ा सा अगेन समराइज़ करते हैं सो दैट कि आपको ज़्यादा अच्छे वे से आइडिया हो जाए कि मेथड बेसिकली है क्या। फॉर एग्जांपल समरी क्या है कि सॉल्व द सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस फॉर्म की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है, इसको अगर आपने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से सॉल्व करना है तो हमें डिफरेंट स्टेप्स करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? स्टेप 1 क्या है कि वी फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाय सॉल्विंग द एसोसिएटेड होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी जो आपके पास इक्वेशन ओरिजिनली मौजूद है उसकी एसोसिएटेड होमोजीनियस फॉर्म बनाएंगे और उसका सॉल्व करके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बना लेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आएगा वो इस फॉर्म में होगा वाई सी इज इक्वल टू सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू। और वाई वन और वाई टू बेसिकली क्या है, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं जो कि ओरिजिनल इक्वेशन के। अब इसका आप रॉन्गसन कैलकुलेट कर लें दोनों सॉल्यूशंस का, ठीक है। अब रॉन्गसन कैलकुलेट करने के बाद ज़ाहिर सी बात है लीनियरली इंडिपेंडेंसी चेक कर लेंगे ना। अब हमने इसको W1 और W2 भी कैलकुलेट करना है, तो वो आपके पास स्टेप 3 में आ जाएगा, यानी बाय डिवाइडिंग द A2। आप देखें कि ओरिजिनल इक्वेशन ये थी तो y डबल डैश के साथ इसमें कोएफिशिएंट 1 आना चाहिए। तो आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ से f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। तो f यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म से आपके पास जो राइट साइड है वो f ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब ये जो f ऑफ x की वैल्यू है ये यूज़ करते हुए आप W1 और W2 को कैलकुलेट करेंगे। ये W1 और W2 आपने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप जो अननोन वेरिएबल्स हैं उनके बेसिकली आप डेरिवेटिव डिटरमिन करेंगे। जो अननोन वेरिएबल आप सपोज करेंगे ना, ये यहाँ पे C1 और C2 की जगह पे। तो अब U1 डैश आपने कैलकुलेट कैसे कर लिया, ये W1 की वैल्यू उसको W से डिवाइड करेंगे जो रॉन्गसन सिंपल आपने कैलकुलेट किया। इसी तरह से W2 की वैल्यू को W से डिवाइड करेंगे तो U2 डैश की वैल्यू आ जाएगी। आप देखें कि ये वाली जो U1 डैश की वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो U1 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह U2 डैश की जो वैल्यू आएगी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो U2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों U1 और U2 की वैल्यूज़ आ गई। तो वो आपने इस इक्वेशन जो आपने वाई सी वाली थी इसमें अगर आप पुट करें यानी कांस्टेंट्स की वैल्यू इसमें इंसर्ट कर देंगे तो आपके पास ये बेसिकली पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसका। अब उसका हमने क्या करते होते हैं, जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों को आप ऐड अप कर लेते हैं। तो लास्ट स्टेप में आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ऐड अप कर लिया तो जो आंसर आ गया दैट इज़ द फाइनल और यू कैन से द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से आपने बेसिकली जनरल सॉल्यूशन डिफाइन कर दिया, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को जब हम ऐड अप कर लेंगे तो इससे आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसमें बेसिकली कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं वो क्या है। वी डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इनडेफिनाइट इंटीग्रल को जब हम जैसे स्टेप 6 में जब हम कैलकुलेट करेंगे, यानी इसमें जो आपने U1 डैश की और U2 डैश की वैल्यूज़ आई थी उनको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास इंटीग्रेशन आपने की ना, तो यहाँ से आप इसमें कांस्टेंट्स इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो फाइंड अननोन फंक्शन U1 और U2 फॉर इफ़ वी इंट्रोड्यूस दिस कांस्टेंट्स देन yp इज इक्वल टू, आप देखें कि इसमें हम कांस्टेंट्स इन्वॉल्व नहीं करेंगे अदरवाइज फिर हमारे लिए फिर और मुश्किल बन जाएगी। तो अगर आप देखेंगे अगर इसमें आप कांस्टेंट्स इन्वॉल्व करेंगे तो बेसिकली इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। तो इस वजह से हम इसमें कांस्टेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो बेटा हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इसका सलूशन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक इक्वेशन गिवन है y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 ई रेज़ पावर 2x। आप देखें इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए इसको हम होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो ये इसकी होमोजीनियस फॉर्म आ गई, यानी इसमें जो राइट साइड है
वो टर्म आपने ज़ीरो कर दी। अब ये जो राइट साइड वाली टर्म अगर ज़ीरो आ गई तो देखें कि इसकी एसोसिएटेड फिर आपके पास एम की फॉर्म में, लाइक अगर हम ले लें तो इक्वेशन ये इस एम स्क्र माइनस फोर एम प्लस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो बन जाएगी। तो अब इसमें अगर हम ये वैल्यू पुट कर लें, वैल्यूज़ हम बेसिकली इसका सोल्यूशन इस फॉर्म में हम सपोज करते हैं, इस पावर एम एक्स की फॉर्म में। इस तरह उसका फर्स्ट डेरिवेटिव बन जाएगा एम ई रेज टू पावर एम एक्स, और सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा एम स्क्र ई रेज टू पावर एम एक्स। और एम बेसिकली क्या है कि वो इस इक्वेशन से आपको कैलकुलेट करेंगे। अब ये वाली इक्वेशन बेसिकली क्या है, दिस इज एम स्क्र माइनस फोर एम प्लस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखेंगे इसको अगर आप सॉल्व करें तो एम की वैल्यू क्या आ गई, बेसिकली टू ही, यानी दो वैल्यूज़ आई लेकिन दोनों वैल्यूज़ क्या है, टू है, रिपीटेड रूट्स हैं। तो रिपीटेड रूट्स हैं तो इसमें आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस फॉर्म में बन जाएगा सी वन ई रेज टू पावर टू एक्स और सी टू एक्स ई रेज टू पावर टू एक्स। तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बन गया। अब देखिए कि कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में जो आपके पास कांस्टेंट के साथ जो बेसिकली टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं, वो वाली टर्म्स को आप क्या कहेंगे, वो वाली टर्म्स बेसिकली यू कैन से कि दीज आर द सॉल्यूशंस। यानी इसमें एक टर्म है ई रेज टू पावर टू एक्स और दूसरी टर्म है एक्स ई रेज टू पावर टू एक्स। ई रेज टू पावर टू एक्स आपके पास फर्स्ट एक सोल्यूशन बन जाएगा और एक्स ई रेज टू पावर टू एक्स दिस कैन बी कॉल्ड एज सेकंड सोल्यूशन। अब ये आपके पास दो सॉल्यूशंस आ गए। अब इन दो सॉल्यूशंस का आपने क्या करना है, इनका रॉन्क्सिन फाइंड आउट करना है। रॉन्क्सिन फाइंड आउट करने के लिए क्या है, फर्स्ट रो में आप सेम वो सॉल्यूशंस लिखते हैं और सेकंड रो में उनके डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। फर्स्ट रो में सॉल्यूशंस आ गए, सेकंड रो में उनके डेरिवेटिव्स आ गए। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर फोर एक्स, और दिस इज डज नॉट, यानी ये एक ज़ीरो के इक्वल नहीं है। सो ये आपके पास उसमें इंडिपेंडेंसी ने वो क्रिएट कर ली या इंडिपेंडेंसी एस्टेब्लिश हो गई, यू कैन से दैट। ठीक है, रॉन्क्सन की वैल्यू आ गई ई रेज टू पावर फोर एक्स। तो आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो इस फॉर्म में मौजूद है। अब देखें कि इसमें अगर वाई डबल डैश के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो इन्वॉल्व होता, नॉन ज़ीरो सॉरी, जो जिसकी वैल्यू वन ना होती, तो उसको हम उस जो कोफिशिएंट होता है सारी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर लेते। बट ये इक्वेशन ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हम इसमें आपके पास पी ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वन ई रेज़ टू पावर टू एक्स। अब हमने बेसिकली क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को यूज़ करते हुए डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू कैलकुलेट करना है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास है एक्स प्लस वन ई रेज़ टू पावर टू एक्स। तो अब इसको आप यूज़ करते हुए डब्ल्यू वन सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे। डब्ल्यू वन कंस्ट्रक्ट करने के लिए फर्स्ट कॉलम, यानी जिसमें आपके पास फर्स्ट सॉल्यूशन और उसका डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एंट्री आप ज़ीरो कर देंगे और सेकंड एंट्री में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इंटर करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू वन की माइनस एक्स प्लस वन एक्स ई रेज़ टू पावर फोर एक्स। इसी तरह डब्ल्यू टू कैलकुलेट करने के लिए सेकंड कॉलम में, यानी फर्स्ट रो वाली एंट्री ज़ीरो कर देंगे, सेकंड रो वाली एंट्री में एफ ऑफ एक्स इंसर्ट कर देंगे और इसको अगर आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे यू विल हैव एक्स प्लस वन ई रेज़ टू पावर फोर एक्स। ये आपके पास डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू की वैल्यूज़ आ गई। अब इनकी वैल्यूज़ को और डब्ल्यू की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यू वन डैश और यू टू डैश। यू वन डैश कैलकुलेट किया, डब्ल्यू वन ओवर डब्ल्यू वन की वैल्यू पुट की, डब्ल्यू की वैल्यू पुट की, तो आपके पास यू वन की वैल्यू आ गई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यू टू डैश की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वो आपने कैलकुलेट की, तो दिस इज एक्स प्लस वन। अब देखें यू वन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यू वन डैश आपके पास मौजूद है, इसको आप इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। और इसी तरह से यू टू डैश की वैल्यू आपके पास मौजूद है, यू टू डैश की चूँकि वैल्यू मौजूद है तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी दिस इज एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स, और ये आपके पास बन जाएगा यू टू की वैल्यू। अब देखें कि ये वाली जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं कि इसमें हमने पहले भी उसको इस्टेब्लिश किया है उस बात को कि हम इसमें कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो वही यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि वी डोंट हैव टू ऐड कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन।
तो अब आपके पास u1 u2 की वैल्यू आप उसमें पुट करेंगे तो आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया वाई पी इज़ इक्वल टू दिस वन। ठीक है, यहाँ पे u1 और u2 की वैल्यू आप कॉम्प्लीमेंट्री उसमें फंक्शन में जो आपके पास सोल्यूशन आया था उसमें जो c1 और c2 को रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास ये बेसिकली पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। और स्टेप 8 में क्या करना है, आपने जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। वाई सी और वाई पी की वैल्यूज़ हैं, उन दोनों को ऐड अप कर देंगे तो आपके पास ये जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पे सेम उसी तरह से एक एग्जांपल 2 की गई है, उसमें भी वन बाय वन सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। यानी स्टेप 1 में आपने एसोसिएटेड इक्वेशन से आपने एम की वैल्यूज़ कैलकुलेट की, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस्टेब्लिश किया। स्टेप 2 में आपने क्या किया, रॉन्गसेन कैलकुलेट किया। स्टेप 3 में आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की। और स्टेप 4 में आपने w1 w2 कैलकुलेट किया। स्टेप 5 में u1 डैश u2 डैश w1 w2 और w की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए कैलकुलेट किया। और इसी तरह से स्टेप 6 में इंटीग्रेशन किया और आपके पास u1 और u2 की वैल्यूज़ आ गई। तो स्टेप 7 में आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन इस्टेब्लिश किया और स्टेप 8 में जनरल सोल्यूशन आपने इस्टेब्लिश कर लिया। इसी तरह से एक और एग्जांपल गिवन है, उसमें भी आपने स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप के अकॉर्डिंग उसके सारे स्टेप्स उस परफॉर्म किए और आपके पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके पास सॉल्व हैं। अगर इसकी प्रैक्टिस के लिए आप इसमें आपकी जो बुक है DigiZeal वाली, उसकी एक्सरसाइज 4.6 आप उसको देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करेंगे। ये तो बेसिकली हमने पढ़ा अभी कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन और सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए हम इसको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं। अब अगर हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को हाई ऑर्डर इक्वेशंस के लिए यूज़ करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। हायर ऑर्डर इक्वेशंस के लिए हम सबसे पहले तो nth ऑर्डर इक्वेशन किस तरह की होगी, यानी अगर आपके पास nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस टाइप की आपके पास nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है। अब देखें कि स्टेप 1 स्टेप 2, इसमें स्टेप 1 में क्या है कि सबसे पहले उसी तरह से जैसे हमने किया गया उसके एसोसिएटेड होमोजेनियस फॉर्म बनाएंगे और होमोजेनियस फॉर्म से आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने सपोज कर लिया कि आपके पास ये वाई सी की वैल्यू, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, उसमें क्या आएगा c1 y1 c2 y2 अप टू cn yn आपके पास इसमें टर्म्स इन्वॉल्व हैं। तो हम इसमें y1 y2 yn बेसिकली आपके पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे और इनकी मदद से y1 y2 और जितने भी बेसिकली लाइक n सॉल्यूशंस हैं तो इनकी मदद से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इनकी मदद से आप रॉन्गसेन कैलकुलेट कर लेंगे। अब रॉन्गसेन आपने कैलकुलेट कर लिया, रॉन्गसेन के बाद आपने क्या करना है, रॉन्गसेन कैलकुलेट करने के बाद आपने उसकी जो आपके पास सॉल्यूशंस बन गए थे, आपने फिर इनका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास मौजूद थी इसको आपने फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। रॉन्गसेन कैलकुलेट करने के बाद हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेंगे ना। यानी यू कैन से कि अगर y डबल डैश के साथ या जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको अगर 1 के अलावा कोई और कोफिशिएंट है तो उससे हम डिवाइड कर लेंगे। तो उसके बाद आपके पास जो राइट साइड पे वैल्यू आएगी दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर आपके पास आ गई, उसके बाद हमने क्या करना है, वहाँ से आपने जितने भी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं उतने डब्ल्यूज़ कैलकुलेट करने हैं, वो डब्ल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे और उनकी मदद से और जो आपने रॉन्गसेन पहले कैलकुलेट किया है इन टर्म्स की मदद से आप क्या करेंगे, आप उसके अननोन जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनकी या अननोन फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे और वहाँ से फिर आप ये बेसिकली डेरिवेटिव्स की फॉर्म में होंगी सारी की सारी वैल्यूज़। और ये जो सारी डेरिवेटिव्स की फॉर्म में वैल्यू होंगे फिर आप इनको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा। इंटीग्रेशन में वन थिंग टू बी रिमेंबर कि इंटीग्रेशन में आप कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ नहीं करेंगे और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को अगर आप स्किप करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल रिप्रेजेंट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब हमने बेसिकली जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ऐड अप कर लेंगे तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा।
तो इस तरह से आप बेसिकली कोई किसी भी ऑर्डर की आपके पास इक्वेशन मौजूद हो तो आप उसमें मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स अप्लाई करके तो उसका जनरल सोल्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी दोनों में से जो भी आप कैलकुलेट करना चाहें उसको इजीली यू कैन कैलकुलेट दैट सोल्यूशन। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल्स की मदद से आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखें, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द इंटीग्रल्स ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द अननोन फंक्शन आर फाउंड द आंसर फॉर वाई पी मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट अटैम्प्ट्स ऑफ, यानी एक ही क्वेश्चन की डिफरेंट अगर आप अटैम्प्ट्स कर रहे हैं तो उन डिफरेंट अटैम्प्ट्स के लिए वाई पी की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है। या अगर आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स कहीं पे इन्वॉल्व हो जाएं तो उसके लिए आप इनिशियल वैल्यू या बाउंड्री वैल्यू जो कंडीशंस हैं उनको यूज़ करते हुए उनकी वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हुए आप क्या करेंगे, आप सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। लाइक अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। आपके पास इक्वेशन है डी, इसमें थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट एक्स। तो सबसे पहले हम इसमें स्टेप वन में क्या करते हैं कि इसके एसोसिएटेड होमोजीनियस फॉर्म बनाते हैं। होमोजीनियस फॉर्म में क्या आ जाएगा, राइट साइड जीरो हो जाएगी तो दिस विल बिकम डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी तो दिस विल बी इक्वल टू एम क्यूब प्लस एम इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से एम की वैल्यू आ गई 3, एम की वैल्यू 0 आ गई, प्लस एटा और माइनस एटा। तो इन तीनों की मदद से आप कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास बन गया c1 और प्लस c2 cos x प्लस c3 sin x, यानी e रेज टू पावर की फॉर्म में, e रेज टू पावर एम एक्स, और उस फॉर्म में हम सपोज कर लेते हैं ना e रेज टू पावर 0x, इस तरह से e रेज टू पावर आयोटा x और माइनस आयोटा x वो साइन और cos की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से आपको अप्रॉक्सीमेट हो गया तो आपके पास बेसिकली 3 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी एक 1 है और दूसरा cos x है और तीसरा sin x है। y1 1, दूसरा cos x, तीसरा sin x। अब इन तीनों सॉल्यूशंस की मदद से आप क्या करेंगे, रॉन्क्सियन ऑफ सॉल्यूशंस कैलकुलेट करेंगे। यानी फर्स्ट रॉन्क्सियन कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट रो में क्या आएगा, फर्स्ट रो में सॉल्यूशंस एज इट इज़ आ जाएंगे, सेकंड रो में उनके डेरिवेटिव्स आ जाएंगे और थर्ड रो में डबल डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। तो ये आपके पास 3 सॉल्यूशन हैं, तो इनका रॉन्क्सियन आपने कैलकुलेट किया, रॉन्क्सियन की वैल्यू आपके पास आ गई 1 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इट मीन्स के वो इंडिपेंडेंसी एस्टेब्लिश होगी। अब आपके पास चूँकि गिवन इक्वेशन हमने देखा था कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है उसके लिहाज उसके साथ जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, वो 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। तो जो देखें कि आपके पास इक्वेशन गिवन है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी जो y का थर्ड डेरिवेटिव है उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जो टर्म्स मिसिंग है उनके साथ 0 लगा के आप यहाँ पे इंसर्ट करें। तो अगर आप देखें तो इसमें आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कोसेकेंट एक्स, आपके पास एफ ऑफ एक्स की कोसेकेंट आएगी। तो आप W1 कैलकुलेट करें, W1 के लिए आप फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर लें, पहले दोनों 0 और थर्ड पे कोसेकेंट एक्स। इसी तरह से W2 के लिए सेकंड कॉलम को रिप्लेस करें, पहले दोनों टर्म 0 और थर्ड पे कोसेकेंट एक्स। इसी तरह से W3 कैलकुलेट करें, तीनों आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपने बेसिकली अननोन जो आपके पास फंक्शंस होते हैं उनको कैलकुलेट करना है, या जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपने रिप्लेस करने हैं। तो u1 डैश की वैल्यू क्या आएगी, जो W1 आपने कैलकुलेट किया W1 ओवर W, ये आपके पास W1 भी आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, W भी कैलकुलेट किया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे कोसेकेंट एक्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से u2 डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉट एक्स, इस तरह u3 डैश की वैल्यू आ जाएगी -1। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपने जो वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट की होती हैं इन वैल्यूज़ को आप इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का इस स्टेप में हम इंटीग्रेट करते हैं, इस इंटीग्रेशन का एक रूल ये है कि इसमें आप जो कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन है जो इसमें ऐड होते हैं वो आप यूज़ नहीं करते।
तो यानी u1 की वैल्यू कैसे आएगी, इस वाली टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, कोसेकेंट x को इंटीग्रेट करेंगे, ये आपके पास टर्म आंसर आ जाएगा, और इसमें जो कांस्टेंट है वो ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह से u2 की वैल्यू भी, u3 की वैल्यूज भी आ गई, लेकिन इनमें हमने कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं किए। तो ये इसमें आपने हमेशा याद रखनी है बात कि इसमें कांस्टेंट्स इन्वॉल्व नहीं करने, बाकी हर जगह भी फिर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास ऑलरेडी आपने टर्म कैलकुलेट की हुई है, वाई सी की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की हुई है, ये वाली वाई सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू कॉज एक्स प्लस सी थ्री साइन एक्स। तो उसमें आपने u1 u2 u3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। u1 के साथ c1 की जगह पे u1 कैलकुलेट करेंगे, पुट करेंगे। u1 की वैल्यू क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट x माइनस कॉट x। तो u1 की जगह पे नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट x माइनस कॉट x आ जाएगा, और u2 की जगह पे आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ साइन x। माइनस नेचुरल लॉग ऑफ साइन x और कॉज x आपके पास ऑलरेडी था। और इसी तरह से u3 की जगह पे क्या आना चाहिए, माइनस एक्स। u3 की जगह पे माइनस एक्स आ गया, और साइन एक्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद था। तो ये आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। ये आपके पास आ गया पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब आपने जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो बेटा जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जो आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आया और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था, उन दोनों को ऐड कर लेंगे, एंड दिस विल गिव यू द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जांपल 2 की फॉर्म में गिवन है। उसमें स्टेप 1 में उसी तरह से आपने एसोसिएटेड होमोजेनियस फॉर्म बनाई, फिर आपके पास m की 3 वैल्यूज़ आ गई। उन 3 वैल्यूज़ की मदद से आपने ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस्टेब्लिश किया, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद आपने यहाँ से फिर रॉन्गसन कैलकुलेट किया। रॉन्गसन के बाद आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपने उसमें f(x) की वैल्यू कैलकुलेट की। f(x) की वैल्यूज़ की मदद से आपने w1 w2 w3 कैलकुलेट किया। फिर आपने u1 डैश u2 डैश u3 डैश की वैल्यूज़ कैलकुलेट की, और फिर उसमें नेक्स्ट स्टेप में आपने इनकी इंटीग्रेशन परफॉर्म की। इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर्स आए उनकी मदद से आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन डिफाइन किया, और पर्टिकुलर सोल्यूशंस के बाद आपने उसका जनरल सोल्यूशन डिफाइन कर दिया। इसी तरह से एग्जांपल 3 में है, एग्जांपल 3 भी आपको गिवन है, उसमें भी सेम वही नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और सारी चीज़ें उसी तरह से हैं, और उसमें आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर फॉर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। ये एक स्पेशल केस अलग से बन जाता है। फिर नेक्स्ट में हम आते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। अब देखें कि ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कोएफिशिएंट्स वेरी कर रहे हो। अब देखें कि उसमें हम सबसे पहले कॉची ऑयलर इक्वेशन पढ़ते हैं। उसमें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, और उसमें a जो आपके पास कोएफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट्स हों, इसको हम कहते हैं कॉची ऑयलर इक्वेशन या इक्वी डायमेंशनल इक्वेशन। अब द करेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या हैं कि इज़ दैट डिग्री k इज इक्वल टू n और n-1 अप टू ये आपके पास सारे के सारे of the monomial coefficient x raised to power k is same as order k of the differential equation। अब इसको हम देखते हैं कि मेथड ऑफ सॉल्यूशन ये आपके पास इसका किस तरह से होगा। अब फॉर सिंपलिसिटी द फॉलोइंग सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इज कंसीडर्ड। Solution of higher order equation follows analogously. Moreover, we can solve non-homogeneous equation by using, मतलब वो बताया गया कि इसमें कौन कौन सी ये किस तरह से इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले क्या है कि हम अज्यूम करते हैं कि फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर m इसका सॉल्यूशन है। तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव m x रेज़ टू पावर m-1 आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव m इंटू m-1 x m-2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम वो उस इक्वेशन में पुट करें जो आपको गिवन है, तो उसमें आपके पास ये वाली फर्स्ट डेरिवेटिव की, सेकंड डेरिवेटिव की और y की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास ये जो इक्वेशन बनेगी दिस विल बी इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर m इंटू a m m-1 प्लस p m प्लस c। एक्स रेज़ टू पावर m तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो इट मीन्स कि जो सेकंड वाली टर्म है ये 0 के इक्वल होगी। तो सेकंड वाली टर्म को 0 के इक्वल पुट कर लें, ये 0 के इक्वल आपने पुट कर लिया। अब ये जो आपने इस 0 के इक्वल बेसिकली पुट कर लिया, am² प्लस b-1 b-am प्लस c इज इक्वल टू 0।
अब देखें कि ये वाली जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है इन एम, यानी एम वेरिएबल के तौर पे अगर आप ट्रीट करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करना आपको आता है, उसमें डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ बन सकती हैं या रूट्स इसकी डिफरेंट आ सकती हैं। हम इसमें वो डिफरेंट केसेस बना लेते हैं। केस वन हम ले लेते हैं कि अगर इसकी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हों, यानी अगर आपके पास m1 और m2 रूट्स आ रही हैं जो रियल हैं और डिस्टिंक्ट है यानी अनइक्वल है, तो फिर आपके पास y इज इक्वल टू एक्स पावर m1 x इज पावर m1 और y इज इक्वल टू एक्स इज पावर m2 इसके बेसिकली फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस बनेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा c1 x इज पावर m1 और प्लस c2 x इज पावर m2। तो इस तरह से आपके इसकी ये एग्जांपल भी गिवन है और इस एग्जांपल को फिर आपके पास सॉल्यूशन गिवन है कि किस तरह से इसकी बन सकती है। अब इसी तरह से इसमें देखें कि केस टू क्या बन सकता है कि रिपीटेड रियल, यानी अगर आपके पास रूट्स आ जाएं और वो दोनों आपस में इक्वल हो, तो फिर आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा y1 इज इक्वल टू एक्स पावर m1 और m1 की वैल्यू है माइनस इंटू बी माइनस ए ओवर 2a। तो सेकंड सॉल्यूशन हम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम जो काशी ऑयलर इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं इस फॉर्म में। तो यहाँ p ऑफ x की वैल्यू ये है p ओवर ए एक्स, और इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास y2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो इस फॉर्म है, यानी x इज पावर m1 और इंटेग्रल ऑफ इज पावर माइनस b ओवर ए नेचुरल लॉग ऑफ x इज पावर 2m1 dx। तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास y2 की वैल्यू आ जाएगी और y1 और y2 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी तरह इसकी एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास एग्जांपल गिवन है, इसको सॉल्व करके आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरह इसमें थर्ड केस आ जाता है कि जब रूट्स कॉम्प्लेक्स हों और एक दूसरे का कॉन्जुगेट हों, यानी अगर कॉम्प्लेक्स रूट हो यानी अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा और दूसरी रूट हो अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, तो फिर आपके पास अल्फ़ा बीटा क्या है बेसिकली रियल नंबर्स हैं, तो फिर सॉल्यूशन इस फॉर्म में बन जाएगा। तो आपके पास आइडेंटिटी ये वाली आपको पता है, तो आप आयलर फार्मूला यूज़ करेंगे, उनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद ये आपके पास y1 और y2 इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो इसकी मदद से आप जनरल सॉल्यूशन डिफाइन कर लेंगे। इसकी भी आपके पास यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो होपफुली आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। इस तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल गिवन है थर्ड ऑर्डर काशी-ऑयलर इक्वेशन की, एक और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की एग्जांपल गिवन है। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पढ़ा। इसमें पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए पढ़ा, फिर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए, फिर हमने हायर ऑर्डर इक्वेशंस के लिए पढ़ा। उसके बाद हमने हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी जिसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट्स हैं, फिर उसके मेथड ऑफ सॉल्यूशन देखे और उसके बाद उसमें फिर डिफरेंट केसेस देखे और उसके बाद कुछ एग्जांपल देखे। तो बेटा ये था आज का लेक्चर, इसमें हमने ये वाली चीज़ें पढ़ी, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।